तो हमारी बात पिरामिड पर चल रही थी और जहां तक मुझे याद है कि हम नंबर पिरामिड तक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो आज एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड को भी समाप्त कर लिया जाए। वैसे तो मैंने एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड का भी कंसेप्ट बता दिया है, राइट। कि देखिए पिरामिड में क्या होता है, मैंने आपको बताया पिरामिड 3 प्रकार का होता है। जैसे नंबर पिरामिड आपने पढ़ा, वैसे आप बायोमास पिरामिड और वैसे ही आप अभी एनर्जी पिरामिड भी पढ़ोगे। कंसेप्ट ये है कि आपको फूड चेन लिखना आना चाहिए। अगर आपको फूड चेन लिखना आता है तब तो पिरामिड पे कुछ भी, जैसे आपने नंबर पिरामिड देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर एनर्जी पिरामिड, ठीक है। तो एनर्जी पिरामिड में मुझे बस एक बात बोलना है, एक बात नहीं 2 बात बोलना है। एनर्जी पिरामिड 2 बात बोलूंगा, एनर्जी पिरामिड समाप्त हो जाएगा। जिसमें से एक बात तो ये है, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट। और जब हम एनर्जी पिरामिड पढ़ रहे हैं तो इसी समय मैं आपको एक बात बता देता हूं, डीएफसी के लिए पिरामिड नहीं बनता है। डीएफसी के लिए पिरामिड नहीं बनता है। बस ये 2 बात बोला है, एनर्जी पिरामिड समाप्त। अब आप बोलोगे सर इस बात का इससे क्या लेना देना है? लेना देना है, पहली बात, डीएफसी के लिए पिरामिड क्यों नहीं बनता? इसका कारण यह है कि डीएफसी नॉर्मल फूड चेन के रूल्स को फॉलो ही नहीं करता, तो फिर एनर्जी पिरामिड या फिर किसी भी पर्टिकुलर पिरामिड को कैसे फॉलो कर लेगा? इसलिए उसके लिए पिरामिड ही नहीं बनाता, वो नॉर्मल फूड चेन ही नहीं है, तो उसको साइड ही रखते हैं। अब सोचो, डीएफसी को छोड़ के बाकी सारे फूड चेन, दुनिया के कोई भी फूड चेन क्या लड्डू का रूल को फॉलो करते हैं? अभिषेक, डीएफसी को छोड़े तो कौन से 2 फूड चेन बचे? कौन से 2 टाइप के बचे? माइक ऑन करके बोलो। सर डी सर पीपीटी ये क्या होता है? नहीं पीपीसी पीपीसी सी क्या होता है? हैं? कुछ भी बोल सर देना। फूड चेन। पीपीसी फूड चेन होता है, कुछ सर भी। एक होता है सर स्मॉल स्मॉल ट्री हाँ, और एक बिग ट्री का फूड चेन। भूल गया। खाना खाने बोलते हो? इतना बेइज्जत होते हो तो भी पड़ता है। क्या होता है राजेश्वरी? सर पीएफसी और जीएफसी होता है। तो डीएफसी को छोड़ दें तो पीएफसी और जीएफसी ये लड्डू के रूल को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, ट्रॉफिक लेवल का लिमिटेशंस है। और जहां एनर्जी जहां पर 10% एनर्जी फ्लो रूल रूल फॉलो हो रहा है, वहां पर कोई भी फूड चेन हो, डीएफसी का तो बनना नहीं है, बाकी कोई भी फूड चेन हो, चाहे वो टर्स्टियल इकोसिस्टम का हो, एक्वेटिक का हो, ओशियन का हो, लेक का हो, पोन्ड का हो, ग्रासलैंड का हो, फॉरेस्ट का हो, कोई सा भी हो, अगर वो डीएफसी नहीं है तो वो अपराइट ही होगा। क्यों होगा? समझना ध्यान से। कोई भी टी1 पे आए, चाहे वो ट्री हो, ग्रास हो, फाइटोप्लैंक्टन हो, कोई भी हो, टी1 पे आया तो उसके पास जितना एनर्जी है मान लो 100%, तो जब टी2 पे जाएगा तो टी2 पे 10% आ जाएगा जी। तो मान लो कि अगर यहाँ 100 किलो कैलोरी था तो यहाँ 10 ना जाएगा। फिर टी3 पे 90% लॉस होके 10% आ जाएगा, तो कितना होगा 10 का 10%? 1। फिर टी4 पे 10% ना जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है? एनर्जी का अमाउंट घटता जा रहा है। अगर ऐसा है तो बना लो पिरामिड। टी1 प्रोड्यूसर हमेशा नीचे होता है, पिरामिड का रूल मत भूल जाना। सबसे ज्यादा टी2 उससे कम, टी3 उससे कम और टी4 सबसे कम। बताओ, कोई भी फूड चेन ले लो, ऑलवेज अपराइट। बोलो। हाँ, आपकी एनसीईआरटी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के फूड चेन में एनर्जी पिरामिड बना के एक बात का आपके साथ जिक्र की है, और वो क्या जिक्र की है समझेगा ध्यान से। वो प्रोड्यूसर पर, जहां प्रोड्यूसर टी1 पर होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का लेकर बताया हुआ है, प्रोड्यूसर पर एनर्जी बताती है। प्रोड्यूसर, अच्छा बताओ, प्रोड्यूसर एनर्जी कहां से लेता है? अभिषेक, प्रोड्यूसर एनर्जी कहां से लेता है फॉरेस्ट सर इकोसिस्टम? नेचर से। सर सनलाइट। तो आपकी एनसीईआरटी बताती है कि सन के पास कितना एनर्जी है?
तो एक पे 6 को सुनना, 1 2 3 4 5 6, एक पे 6 को सुनना किलो कैलोरी एनर्जी सन के पास। प्रोड्यूसर ने इन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए, मतलब इतने में से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उससे कितना अपना केमिकल एनर्जी बनाया, तो उसका डाटा है 1 पे 4 सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल एनर्जी सन के पास है, प्रोड्यूसर ने इसको अपटेक किया और अपने अंदर इतना केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस किया, देन आगे 10% एनर्जी लगाते जाना और आप हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। इस डाटा से आपकी एनसीईआरटी आपको कहती है, यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल जितने भी सनलाइट में सोलर एनर्जी है, उसमें से जितना भी एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसर ने किया, केवल 1% ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया है। देख लो आप, 1% ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है। यहाँ पे लिंडमैन का एनर्जी मत लगाओ, ये एनसीईआरटी आपको फैक्ट बताना चाह रही है कि इतना एनर्जी है सोलर एनर्जी, फिर भी उसका 1% प्रोड्यूसर ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया है। इसका मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं तो सारे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते ना प्लांट या प्रोड्यूसर, और इतना कॉमन नहीं है ये चीजें। यही तो आपको एनसीईआरटी बताना चाहता है ये पर्टिकुलर एग्जांपल से। और ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो 1% कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ये फॉरेस्ट के लिए बताया है। अतीक, क्या यही डाटा एक्वेटिक के लिए भी होगा? हाँ हो सकता है। क्योंकि फॉरेस्ट में मैक्रोफाइट्स है और सोलर में माइक्रोफाइट्स है, और दोनों की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी अलग अलग, इसीलिए सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी अलग अलग, क्योंकि सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना प्रोसेस ही तो फोटोसिंथेसिस है, जो आप पढ़ेंगे फोटो प्लांट फिजियोलॉजी। बोलो, रही बात कि आप कोई भी एनर्जी पिरामिड बना लेना, आपके नोट्स में कई सारे बने हुए हैं, सब अपराइट होगा, डीएफसी का तो बनता ही नहीं। रही बात जैसे नंबर पिरामिड में, पिरामिड का ईच बार बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही एनर्जी पिरामिड का हर बार प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? डोंट वरी, कल मैं आपको प्रोडक्टिविटी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल। लेकिन आज भर के लिए आप याद रख लो कि एनर्जी पिरामिड का हर बार प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी पिरामिड। आ जाइए नोट्स में दिखा देते हैं, एनर्जी पिरामिड के बारे में सारी बातें लिखी मिलेगी आपको, देख लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर पिरामिड पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी करा दिया था। नाउ एनर्जी पिरामिड, तो ये लाइन एनसीईआरटी की है कि एनर्जी पिरामिड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में डिटेल चर्चा कल करेंगे। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट फॉर ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड चेन, जो इकोसिस्टम फूड चेन होते हैं, वो लड्डू के द्वारा दिए गए 10% एनर्जी फ्लो रूल को फॉलो करता है। अब आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी एग्जांपल, चलो ग्रासलैंड का उठाया तो देख लो, ग्रासलैंड में पहले प्रोड्यूसर है, देन रैबिट, वॉल्फ, लायन। 10% एनर्जी फ्लो रूल लगा लेना यार, अपराइट ही आएगा। चलो ट्री इकोसिस्टम का ही लगा लो। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का तो कैसा आता था, नंबर का कैसा आता था अभिषेक? ट्री इकोसिस्टम अपराइट या इन्वर्टेड या स्पिंडल से? स्प्रिंडर से। पढ़ ले में उठा के आ जाना है, वो भी अच्छा नहीं। कैसा था राजेश्वरी? सर इन्वर्टेड था, ट्री इकोसिस्टम। नंबर पिरामिड इन्वर्टेड था, ट्री में अपराइट आएगा। क्यों आएगा? लगा लो ना, ट्री के पास ट्री प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा एनर्जी ट्री के पास, देन 10% फ्लो होगा बर्ड के पास, देन 10% पैरासाइट के पास। पैरासिटिक फूड चेन फॉलो तो हो रहा है लड्डू का रोल, ठीक है। चलिए फिर उसके आगे जाइए, डीएफसी के लिए
कोई भी प्रकार का पिरामिड नहीं बनता है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल फूड्स है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का बना लो सबसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश या फिर शार्क, अगर ओशियन है तो ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, फिर 10% फ्लोर लगा लो, मामला सेट कर जाएगा। ठीक है, यही एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है और मैं इसी की बात कर रहा था। देखो सन के पास कितना एनर्जी है, 1 पे 6 गो शून्य है, और ये जो उसका प्रोड्यूसर में जो केमिकल एनर्जी बना वो कितना है, 1 पे 4 शून्य। तो इन दोनों बातों को एनसीईआरटी कंक्लूड करते हुए क्या लिखती है, हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? अच्छा चलो, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है राजेश्वरी? सर हर्बीवोर। क्यों है रिभा? सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों है हर्बीवोर, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी कंज्यूमर होगा सबसे पहले सेकेंडरी प्रोड्यूसर को नहीं खाएगा, उसके बाद फिर। कह रहे हैं कि हर्बीवोर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्निवोर सेकेंडरी प्रोड्यूसर को ही खाते हैं। बोल रहे विवेक, क्यों कहते हैं? सर प्राइमरी प्रोड्यूसर तो सन हुआ ना, सन से वो प्रोड्यूस हो रहा है। सन हुआ। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन था कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर सर, कौन है? पहले तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हर्ब्स है। हाँ, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है? सर जो उसको खाता हो। कौन है, कौन कौन नाम बताइए। इससे पता चल रहा है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। कौन है ती? सेकेंडरी प्रोड्यूसर तो हर्बीवोर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, हाँ तो बताओ क्या बता रहे थे, कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट हो गया, सेकेंडरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर क्यों है? हर्बीवोर, क्योंकि सर वो सेकंड टाइम फूड बना रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर उसी पे फीड करेगा क्योंकि दूसरी बार फूड बन रहा है फूड चेन। क्या बोला जा रहा है? अरे साइंस के बच्चों के उलूल पुलूल रीजन मत दो यार। ऐसे आर्ट्स वाला बात करता, कुछो बोल देता है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है तो कुछो बोल देना है। साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की तरह सोचो, जवाब ऐसा दो जो जस्टिफाइड लगे। ऐसा नहीं कि इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आसान सब्जेक्ट है तो कुछो रीजन दे दिए, ऐसे नहीं चलता है साइंस में। एक एक वर्ड का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब कुछ भी बोल दोगे, साइंस ऐसे ऐसे चलता है क्या? उलूल पुलूल रीजन नहीं दो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हमने सिखाया था आपको कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं हर्बीवोर को, क्योंकि वो फ्लैश बनाने का काम, मांस बनाने का पहला काम किसने किया है? हर्बीवोर ने। और उसको प्रोड्यूसर क्यों बोले? क्योंकि वो मांस बनाने का काम पहली बार कर रहा है। और तो उसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों बोले? क्योंकि उससे पहले केमिकल एनर्जी बनाने का काम किसने किया है? हर्ब ने। तो ऐसे कहो कि प्राइमरी और सेकेंडरी करने का क्राइटेरिया मोर बेटरली क्या बोलोगे कि प्रोड्यूसर ने, जो रियल प्रोड्यूसर है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, उन्होंने पहली बार केमिकल एनर्जी बनाया है फूड चेन में, इसलिए उसको प्राइमरी। और हर्बीवोर ने दूसरी बार केमिकल एनर्जी बनाने का काम किया है फूड चेन में। फूड चेन में दूसरे नंबर पे वही है केमिकल एनर्जी बनाने वाला, और वो केमिकल एनर्जी मांस के फॉर्म में बना रहा है, फ्लैश के फॉर्म में बना रहा है, इसलिए उसको क्या बोला हमने? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ठीक है,
तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि here you can observe that primary producer convert only 1% of energy in sunlight available to them into net primary productivity। अब आप बोलोगे सर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? पहली बात तो यहाँ पे इसने लिख दिया नेट प्लांट प्रोडक्टिविटी, हालांकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कॉमनली नेट प्लांट प्रोडक्टिविटी बोल दिया जाता है, कोई आपत्ति की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो सुन लो, वैसे तो कल बता देंगे डिटेल में। प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज करके अपने अंदर जो भी केमिकल एनर्जी बनाया उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और आप देखो यहाँ पे 1% सोलर ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यही बात लिखी है एनसीईआरटी। तो ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, क्या इसी प्रकार से नंबर पिरामिड में भी रिलेटेड में, नंबर पिरामिड से भी रिलेटेड कोई एक डाटा एनसीईआरटी ने बताया है राजेश्वरी? सर नहीं पता। नहीं पता भी नहीं चलेगा, आखिरी तैयारी है ना ये, इसलिए समझ रहे? मैं प्यार वाला तो बात ही नहीं करता हूँ ना, बहुत कड़वा बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे ताकि आप पढ़ो। आज अगर पता नहीं चल रहा है ना तो ये आखिरी चांस है ना, उसके बाद तो फिर कोई चांस मिलने वाला है नहीं आपको, है ना। तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, इसके लिए क्लास में कंसंट्रेट करना पड़ता है, इसके लिए बहाना बनाना छोड़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। इसके लिए नोट्स पढ़ना पड़ता है, क्लास नोट्स। और जब आप क्लास नोट्स पढ़ते ना तो आपको पता चलता कि आपको ये बताया गया है नंबर पिरामिड में भी एक डाटा है। क्या डाटा है? ग्रेजिंग फूड चेन, वही 6 मिलियन ग्रासेस। तो वो डाटा एक्चुअली क्या था, याद है क्या? वो डाटा यही था कि अगर 6 मिलियन ग्रास होगा तो उस पे इतना रैबिट फीड कर पाएगा, तो फिर उस पे इतना वॉल फीड, तो 3 लायन उस पे फीड कर सकता है उस एनर्जी से। डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है और बच्चे इसका रीजन पूछते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है वही एग्जांपल पूछ लिया, सिंपल सी बात है। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 3 ही टॉप कंज्यूमर क्यों होगा, 3 ही आंसर क्यों गया, 4 क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि एनसीईआरटी में वही एग्जांपल है, ठीक है। तो 6 मिलियन पे 3 टॉप कंज्यूमर। राजेश्वरी कुछ याद आया? यस सर। ये सब नहीं, इसके लिए बहाने छोड़ने पड़ते हैं। चलिए, तो ये हुआ आपका नंबर पिरामिड। अब हम बात करते हैं बायोमास पिरामिड पे, ठीक है। तो बायोमास पिरामिड पे अब हम जाएं, उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि बायोमास क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? अभिषेक। इस बैच से, आपके बैच से एक रिजल्ट दुनिया पर दिखता है, एक, वो भी एमबीबीएस के लायक नहीं है, लेकिन किसी न किसी कोर्स में मिलेगा, बाकी सब रोग है। मिलना एग्जाम कह दिया मैंने, सब रोग एग्जाम के बाद मिलेगा, सब के सब। अब वो एक कौन दिख रहा है ये तो अभी नहीं बोलूंगा, एग्जाम के बाद। बाकी लोग ना अपना तसल्ली के लिए तैयारी कर। हाँ, बताइए बायोमास क्या होता है अभिषेक? सर वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने प्रकार का ये होता है? सर 2 टाइप का होता है सर, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या अंतर होता है? सर फ्रेश में सर वाटर इन्वॉल्व रहता है, ड्राई में वाटर इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट में इकोलॉजिकल स्टडी के लिए कौन बढ़िया? इकोलॉजिकल के लिए सर ड्राई वेट। सर क्या पूछे सर? सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। ड्राई वेट इकोलॉजिकल स्टडी के लिए क्यों अच्छा है? सर क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से। इससे क्या होगा, ए- क्या होगा सर ये? एग्जैक्ट वेट बताएगा। विवेक। यस सर। ड्राई वेट इकोलॉजिकल स्टडी के लिए क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि सर उसका जो
जैसे फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट में वाटर है, और वाटर है तो मतलब जो फ्लक्चुएट करेगा, और ड्राई वेट में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है। आज आप शाम में कुछ और नापे, पानी पी लिया, तो रात तक कुछ और हो जाएगा, सुबह तक कुछ और हो जाएगा। तो एक ही 24 घंटा में डाटा फ्लक्चुएट कर जाएगा, सर्दी में ज्यादा आएगा, गर्मी में कम आएगा। लेकिन ड्राई वेट तो ड्राई वेट होता है, वहां पे पानी है ही नहीं, तो पानी नहीं है तो केवल क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट है। यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर तीनों था, तो ड्राई वेट इज अ मोर एक्चुअल डाटा फॉर द इकोलॉजिकल स्टडी वेयर बायोमास इज एसेंशियल। तो अब बात करते हैं बायोमास पिरामिड की। सिंपल है। अरे मैंने बोला पिरामिड बहुत सिंपल है, आप फूड चेन बना के देखो, तो कहीं पे अपराइट आएगा, तो कहीं पे इन्वर्टेड आएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते, एग्जांपल से ज़्यादा समझ, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं, आपके नोट्स में जो एग्जांपल है हम उसी की स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोमास पिरामिड। आइए, बायोमास पिरामिड में सबसे पहला एग्जांपल एक ले लेते हैं, फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इको सिस्टम। अच्छा, ड्राई वेट कैसे निकालते हैं पता भी है आपको? मैंने आपको बताया भी था पहले, बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं, बताया था, याद है, भूल गए? बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में ड्राई वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे ऑर्गेनिज्म को जला देंगे अगर किसी का ड्राई वेट निकालना है तो। ये जो है एवरेज करके निकालते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू निकाला बॉडी का, उसके बाद पूरे बॉडी का एवरेज वेट निकाल के उसको उससे एस्टिमेटेड डाटा बता, ठीक है। चलिए, तो फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपके सामने है। तो आप देखो, जहां पर भी आप बायोमास पिरामिड बनाने जा रहे हो, तो आपको दिमाग में बैकग्राउंड में नंबर पिरामिड सोचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर से ही ना बायोमास एस्टिमेट करोगे। क्योंकि अगर आप नंबर से बायोमास एस्टिमेट नहीं करोगे तो आप तराजू लेके एग्जाम में तो नहीं बैठोगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप तराजू लेके एग्जाम में तो नहीं बैठोगे ना, वहां पे आप नंबर और ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज के हिसाब से बायोमास एस्टिमेट करोगे, यस और नो? तो आपको एक ओवरव्यू नंबर का पता होना चाहिए, तब आप बायोमास पिरामिड बना लोगे। तो चलो ऐसे ही मैं आपके सामने फूड चेन बता रहा हूँ कि फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो मुझे बताओ, नंबर प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा, देन उससे कम रैबिट का, उससे कम वल्फ का, सबसे कम लायन का। अब आप ये सोचो कि अगर आपके सामने 10,000 ग्रास है, साइज भी पता होना चाहिए ग्रासेस की क्या साइज रही होगी अदर के कंपेरिजन। 100 रैबिट है, 10 वल्फ है और 1 लाइन। तो एक बात सोचो कि 10,000 ग्रास को अगर आप फ्रेश वेट करोगे तो फ्रेश वेट कितना आएगा? फ्रेश वेट मतलब एक्चुअल वेट कितना? 1000 केजी के आसपास आएगा, और क्या, उससे ज्यादा क्या आ सकता, उससे ज्यादा थोड़ी आएगा। अगर आप 100 रैबिट को अगर मेजर करोगे तो 700 किलो के आसपास आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। 700 किलो काफी बोल दिया, 100 नहीं, 1000 रैबिट मान लो, ठीक है, तब ऐसा होगा। और वॉल्फ को मान लो 50, तब ये सूट होगा, सूट करेगा, ठीक है। तो 700 केजी के आसपास, वॉल्फ आया 500 केजी के आसपास, ठीक है, 50 नहीं, 120 मान लो, ठीक है। और लाइन 200 किलो के आसपास, एक सिंगल लाइन होता है 200 किलो के आसपास। ये तो वो एक्चुअल वेट। अगर आप फ्रेश वेट निकालो, सॉरी ड्राई वेट निकालोगे तो ड्राई वेट कितना आएगा? इसको बर्न करने के बाद आएगा 100 किलो, इसको बर्न करने के बाद आएगा 70 किलो के आसपास, इसको 50 किलो और इसको 20। तो आपके इकोलॉजिकल स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट तो ये है, ठीक है। अब आप देखो, आप नंबर से एस्टिमेट लगा पाए और नंबर के साथ साथ आपको बॉडी साइज भी पता है, तभी तो मैंने ऊपर में नंबर लिखा और नीचे एक्चुअल वेट लिखा और उसके हिसाब से उसका ड्राई वेट लिखा। तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू ऑर्गेनिज्म के साइज का और उसके नंबर का, फूड चेन में कितना नंबर रहता है, ये पता होना चाहिए। अब आप बताओ कि ये पर्टिकुलर पिरामिड जो फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसका बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड आएगा या अपराइट आएगा? हाँ भाई बोलो अभिषेक। तो फिर से क्वेश्चन सर बैक हो गए थे। आएगा। सर क्वेश्चन फिर से बोलेगा सर, बैक हो गए थे। Right हो गए थे।
ये आपके सामने नंबर बायोमास का डाटा दे रखा है, इससे पिरामिड बनाना है, बायोमास पिरामिड। अपराइट आएगा कि इन्वर्टेड आएगा, यही सवाल सर अपराइट आएगा। का। तो देख लो ये अपराइट पिरामिड बना यस सर। है। चलो अब आ जाओ ट्री इकोसिस्टम। तो फिर से वही बात, आपको दिमाग में नंबर भी सोचते चलना है और उसके हिसाब से आपको बायोमास बनाना है, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने ट्री इकोसिस्टम है। एक ट्री होता है, मान लो 100 बर्ड और कितना, 100 नहीं 10 बर्ड मान लेते हैं और 100 पैरासाइट, ठीक है। तो एक सिंगल ट्री अगर आप देखोगे, ड्राई वेट डायरेक्ट बता रहे हैं 100 किलो के आसपास, बर्ड 1 किलो के आसपास, और ये 100 ग्राम के आसपास, 0.1 केजी के आसपास, ठीक है। तो अब आप इसका बायोमास पिरामिड बना। डाटा देखो, पहले डाटा कैलकुलेट तो कर लो, एक एस्टिमेटेड डाटा। राजेश्वरी बताओ कैसा पिरामिड आएगा। सर अगर बायोमास से करते हैं तो अपराइट आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ट्री इकोसिस्टम का एक सिंगल पर्टिकुलर एग्जांपल, नंबर पिरामिड कैसा, एनर्जी पिरामिड कैसा और बायोमास पिरामिड कैसा, बताओ रिवा। तो गए, गुड, बताओ अति। एनर्जी पिरामिड होगा अपराइट, नंबर पिरामिड इन्वर्टेड और बायोमास का पिरामिड होगा अपराइट। ठीक, और किस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो जाएगा नंबर का। रिवास हो गए ना, ऐसे एग्जाम में भी सो जाना, ठीक है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सही से। आवाज नहीं जा रहा है, अब जा रहा है। अब आ रहा है। अच्छा चलो अगला सवाल देंगे, अभी अगला सवाल देंगे। नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, बायोमास पिरामिड में यहाँ पे ट्विस्टिंग है, ठीक है। ट्विस्टिंग ये है, आवाज अभी सभी को क्लियर जा रहा है? जिसको जिसको क्लियर जा रहा है एक बार हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो पता चला कि हम कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिए और आपको आवाज ही नहीं गया। अगर आवाज जा रहा है तो हाथ खड़ा कर दो, अभी 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 अगर जा रहा है। विवेक आवाज नहीं जा रहा? यस सर जा रहा है। जा रहा है चलो। अरे जा रहा दिक्कत है, अगर ईयरफोन बदल दें, हो सकता है कभी कभी ईयरफोन, ये वाला ईयरफोन गड़बड़ी है। हाँ, अब बता रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड में कंफ्यूजन आता है बच्चों को, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए 3 बातें हैं, एक बात है ओशियन, एक बात है पॉन्ड या लेक, क्योंकि दोनों जगह का फूड चेन अलग अलग है भैया। यहाँ पे फूड चेन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और शार्क। यहाँ लार्ज फिश के नाम पे कौन है, शार्क। शार्क मछली है, पता है कि नहीं, एनिमल किंगडम में बताएंगे आपको। यहाँ पे आएगा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और तब लार्ज फिश। यहाँ पे लार्ज फिश शार्क नहीं है। चलिए, नंबर तो आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका, देन इसका, देन इसका। सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। यहाँ पे भी ऐसे ही, सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। नंबर आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चलना चाहिए। अब आप बायोमास कैलकुलेट कीजिए। एक बात बताइए, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत सबसे ज्यादा है, आपको भी पता है, लेकिन क्या पर यूनिट एरिया में जितना भी फाइटोप्लैंक्टन है, उसको पहली बात आप लो, उसको तराजू पे तोलो, फिर उसको जला के तोलो, इतना कम बायोमास आएगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। चाहे क्यों ना वहां पे 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन हो पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, जब आप उसको जलाएंगे तो 1 किलो के आसपास आएगा, पता है आपको, 1 किलो मात्र। जू प्लैंक्टन का भी वही हाल है, जितना भी जू प्लैंक्टन है जलाएंगे लगभग 5 किलो के आसपास आएगा। स्मॉल फिश कितना, 100 किलो के आसपास आ सकता है।
और शार्क काफी बड़ी मछली है, तो 120 किलो के आसपास, 120 से 150। अच्छा, इसके ऊपर नंबर लिख दूं क्या? लो लिख दो, 1 लाख। 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन का ड्राई वेट 1 kg आया मात्र। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है, उस पर भी डिस्कस करना है, ठीक है। देन जू प्लैंक्टन कितना कितना मान लें, बताओ? 10,000 मान लें? हाँ चलेगा, 10,000 चलेगा। स्मॉल फिश कितना मान लें? 1,000 चलेगा। ड्राई वेट उसका 100 kg आ सकता है 1,000 का। शार्क कितना मान लें? 2 या 3? 2 या 3 काफी हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया था। अब आप ये उसके नीचे जो उसका ड्राई वेट लिखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। पिरामिड बताओ अभिषेक, कैसा बनेगा पिरामिड? हाँ, अभिषेक पिरामिड बताने बोला जा रहा है। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, सबसे कम फाइटोप्लैंक्टन का, उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन, उससे ज्यादा स्मॉल फिश, उससे ज्यादा शार्क। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आता है यहाँ पे, यहाँ क्या है, नंबर में थोड़ा सा लुच्चा है। यहाँ अगर 1000 छोटी मछलियां हैं तो 2 से 3 ही शार्क होगा। लेकिन अच्छा, यहाँ पे भी फाइटोप्लैंक्टन 1 लाख हो सकता है एक पर यूनिट एरिया में, और जू प्लैंक्टन अगर 10,000 नहीं तो 5,000 के आसपास तो जा ही सकता है, ठीक है। स्मॉल फिश, अगर स्मॉल फिश 100 है तालाब में, तो वहां पे लार्ज फिश भी बहुत ज्यादा कम नंबर में नहीं होगा। लार्ज फिश 60 के आसपास होगा। ये डिफरेंस कितनों को पल्ले पड़ रहा है? यही डिफरेंस से पिरामिड चेंज हो जाएगा। अरे प्रैक्टिकली डाटा है ना, ठीक है। अब उसका बायोमास लिखो, ड्राई वेट डायरेक्ट लिखो। 1 किलो, यहाँ पे 5 किलो, यहाँ पे कितना लिखते हैं बताओ? अगर 100 मछली है, उसका ड्राई वेट लिखोगे तो उससे ज्यादा तो आएगा, मगर कितना? मान लो कि ये आ जाएगा तुमको 20 किलो के आसपास, लिख दें? चलेगा। और ये आपका ज्यादा नहीं आएगा। माना 60 मछली है, तो 60 मछली बड़ी बड़ी और यहाँ पे 100 मछली छोटी छोटी। ड्राई वेट में बहुत कम वेरिएशन है, लेकिन ये 20 किलो से कम आएगा, मतलब 15 किलो के आसपास आप इसको बता सकते हो। अब आप इसका पिरामिड बनाना जरा। पिरामिड सबसे छोटा फाइटोप्लैंक्टन का, उससे बड़ा जू प्लैंक्टन का, और उससे बड़ा स्मॉल फिश का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लार्ज फिश का उससे बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। पिरामिड कैसा आया राजेश्वरी? स्पिंडल शेप। अगर स्पिंडल शेप ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या बोलोगे उसको? सर इरेगुलर ये हो जाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड? क्योंकि हम पिरामिड नीचे से देखते हैं और नीचे से इन्वर्टेड है। नीचे से पिरामिड इन्वर्टेड है। अगर ऑप्शन में स्पिंडल रहा तो सबसे बेस्ट आंसर स्पिंडल होगा। ये दोनों एग्जांपल कितनों को पल्ले पड़ गए? हाथ खड़ा करो जल्दी से, जल्दी, बस। तो ये था क्या आपका बायोमास पिरामिड। अब बायोमास पिरामिड से रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक जबरदस्त लाइन लिखा है, जो लाइन इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तीनों देखो, नंबर पिरामिड में वो 6 मिलियन और 3 टॉप कंज्यूमर वाला एक जबरदस्त बात है। एनर्जी पिरामिड में 1% सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ये जबरदस्त बात है। और बायोमास पिरामिड में एक वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले मैं आपको हिंदी वर्जन बता देता हूँ। जैसा दिखता हो वैसा हो नहीं, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसा दिखता हो वैसा हो नहीं, इस चीज को कहते हैं पैराडॉक्स। एनसीईआरटी कहती है कि बायोमास पिरामिड जब आप ओशियन इकोसिस्टम का, एक्वेटिक सिस्टम का बनाते हो, तो क्या ये पैराडॉक्स है? अगर है तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो पहले तो आप आंसर दीजिए, क्या ये पैराडॉक्स है?
अतीक। सर आवाज स्लो हो गया था, फिर से बोलिए। एनसीईआरटी कह रही है कि क्या ये पैराडॉक्स है, अगर है तो कैसे है ये बताइए। तो पहले बात तो आप ये बताइए क्या ये पैराडॉक्स है। विवेक, यस सर। कैसे है पैराडॉक्स? पर पैराडॉक्स नहीं है। आंसर है कि ये पैराडॉक्स है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये पैराडॉक्स है, बोलो क्यों? फाइटोप्लैंक्टन के नंबर देखने से ऐसा लगता है कि बायोमास भी सबसे ज्यादा इसी का होगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है। कितनों को पल्ले पड़ गया, आंसर कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन को देखकर ऐसा लगता है कि बायोमास भी सबसे ज्यादा इसी का होगा, मगर ऐसा नहीं है। और जैसा लगता हो वैसा हो नहीं, इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। और एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड इसका बेस्ट एग्जांपल है पैराडॉक्स का। अब एक बात और बच्चे को खलती नहीं है, क्या लिखता है उसमें खलती वाला, उसमें लिखा है एनसीईआरटी में कि बायोमास पिरामिड इज जनरली, क्या लिखा है, बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज जनरली इन्वर्टेड। ये बात बच्चों को खलती नहीं है। तो बच्चा सोचता है ओ सर इसके बारे में लिखा होगा, स्पिंडल शेप के बारे में। सॉरी, जनरली अपराइट, अपराइट ऐसा लिखा है कि बायोमास पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड लिखा है, सॉरी हाँ इन्वर्टेड। तो ये जनरली वर्ड क्यों लिखा, ये बच्चों को पचती नहीं है। वो समझता है क्या सर स्पिंडल को लेकर लिखा क्या? अरे नहीं, बायोमास पिरामिड अपराइट भी हो सकता है इन केस ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जहां पे खूब सारे एल्गी बन जाते हैं पानी में, और जब खूब सारे एल्गी बनेंगे तो नीचे ऑक्सीजन कम पहुंचता है, नीचे के ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं, मतलब कंज्यूमर मरने लगते हैं, और प्रोड्यूसर वहां पे खूब ज्यादा हो जाता है, पिरामिड उलट जाता है अपराइट। आइए मिलते हैं अगली मीटिंग में और बातें करते हैं पिरामिड के बारे में, और पिरामिड को करते हैं समाप्त। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, तो ये बात आपको ध्यान